दोस्तों नमस्कार। सरकार को किस बात का डर है? जनता ने उसे चुना है, सत्ता में बैठाया है, तो फिर किस बात का डर? और यह डर गाहे बगाहे इस देश के भीतर संवैधानिक संस्थानों को लेकर ही क्यों इस देश के सामने आकर खड़ा हो जाता है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दौर में सीबीआई का जो रुख हुआ करता था उससे हर कोई वाकिफ है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी उस पर क्या की गई थी यह भी हर किसी को याद होगा। आप कह सकते हैं वो दौर कांग्रेस का था। उसके बाद ईडी को लेकर सत्ता ने जो पहल की शुरुआत की उस पर कौन सा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया और सुप्रीम कोर्ट भी ईडी पर फैसला देने में कैसे फिसल गई जब इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं का नाम ईडी की लिस्ट में था लेकिन कोई भी कन्विक्टेड होता नहीं था, सिवाय कि छापा मारना, जेल में डालना, पूछताछ करना, बात इसके आगे गई ही नहीं। यानी कन्विक्शन रेट 1%, 2%, 2.5%, उससे ज्यादा नहीं। और इस देश के टॉप मोस्ट जो भी पॉलिटिशियन थे सब गिरफ्त में आते चले गए। उन पॉलिटिशियन को मदद करने वाले बिजनेसमैन गिरफ्त में आते चले गए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आप विपक्ष के साथ खड़े हैं तो गिरफ्त में आते चले गए। लेकिन आज हमारा विषय यह नहीं है। विषय तो इस बात का है कि सत्ता और सरकार को डर किस बात का है, जो बात बढ़ते बढ़ते आईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उसके आगे चली गई। और इस देश के भीतर में एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसके पास एक ताकत है, यह हमारे पीछे जो लिखा हुआ है वो एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी लिखा हुआ है और इसके नीचे इसका नारा है अवर वर्क इज अवर मिशन। हमारा काम ही हमारा मिशन है। यह एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र का यह लोगो है। आज तक कभी भी एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया हो, उस फैसले को लेने पर ही रोक लग जाए और हाईकोर्ट रोक लगा दे, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और तो और फैसला लेने के महज चंद घंटों के बाद, यानी फैसला लिया गया 1 तारीख की शाम में, 2 तारीख को इस देश ने जाना, 3 तारीख को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, 4 तारीख को फैसला आ गया और 4 तारीख आज है। दरअसल शेयर बाजार में शेयरों का घोटाला होता है, मैनिपुलेशन शेयरों को लेकर होता है। यह बात सामने आई 2023 की जनवरी के बाद से बड़ी तेजी से फैलती चली गई कि कैसे शेयरों को लेकर और बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को लेकर मैनिपुलेशन कैसे होता है। जब हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उस दौर में सेबी की चीफ माधवी बुच भी घेरे में आई। इस देश और दुनिया में शेल कंपनियां कैसे कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाती और उसमें अगर भागीदारी और हिस्सेदारी सेबी की होगी तो फिर वह नियामक संस्था कैसे हो सकती है अगर उसकी चेयरमैन ही करप्ट हो गई तो। लेकिन जो सवाल उभर कर आया वो 1994 का सवाल था, 1994। लेकिन जो सवाल के तार थे वो 2017 में आकर जुड़ रहे थे। और सवाल पहली बार यह उठा कि जो जानकारी याचिका दायर करने वाले के पास पहुंची वो दरअसल आरटीआई के जरिए, बकायदा बीएसई इंडेक्स के जरिए, सेबी के जरिए ये सारी चीजें निकल कर आई। यानी बीएसई के चेयरमैन, अधिकारी, सीईओ कहिए और दूसरी तरफ सेबी के चेयरमैन सब अगर मिल जाएं तो फिर इस देश में शेयर बाजार का बंटाधार तो तय है। तो 1994 का तार 2017 में कैसे आता और उसके बाद 2025 में एंटी करप्शन ब्यूरो तमाम प्रक्रिया को देखता है और उसके बाद जब यह कहता है एफआईआर दर्ज कर लीजिए और यह भी कहता है कि 30 दिनों में स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसी स्टेटस रिपोर्ट को 1 महीने के भीतर मांगा हो। और यह भी पहला मौका नहीं है कि हाईकोर्ट का दरवाजा इससे पहले नहीं खटखटाया गया हो। लेकिन हाईकोर्ट ने भी स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद टीका टिप्पणी की। लेकिन अब और आज तो कमाल हो गया। कमाल यह हो गया कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया वो एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, इसका खुला ऐलान हाईकोर्ट ने कर दिया। अब बड़ा महत्वपूर्ण है इस देश के भीतर कि हम एक एक पन्नों को खोलते चले जाएं
उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, क्योंकि सरकार और सत्ता को डर किस बात का होना चाहिए। शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पूंजी, पैसा, नेक्सस, पॉलिटिकल फंडिंग, सब चीज जुड़ा हुआ है। उसके ठीक समानांतर इलेक्शन कमीशन भी जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप दर आरोप लगते चले गए हैं। आरोप महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन कांग्रेस लगाती है, दिल्ली इलेक्शन आम आदमी पार्टी लगाती है, बंगाल इलेक्शन अभी आया नहीं है और टीएमसी ने कच्चा चिट्ठा लिखना शुरू कर दिया। और इन्हीं सबके मद्देनजर पहली बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने एक बैठक बुला ली और 2 दिन का सेमिनार रख दिया और क्या क्या निर्देश कैसे कैसे दिए। ये सारी चीजें अगली फाइल यानी पहले राउंड में एंटी करप्शन ब्यूरो और हाई कोर्ट के फैसले की फाइल खोली जाए, उसके बाद उस फाइल को खोलेंगे। तो पहली फाइल यह कहती है कि आज हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश पर रोक लगाइए जो एफआईआर दर्ज करने की दिशा में बढ़ती है। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जिसको ताकत जो होती है वो किसी भी अदालत के बराबर की होती है, वहां जो बैठे हुए जज हैं, जो स्पेशल जज थे, जिन्होंने एसआई बांगर, जिन्होंने एक जर्नलिस्ट कहिए या एक एक्टिविस्ट कहिए, उनके जरिए जिस मामले को लेकर फैसला दिया उसमें एफआईआर तक नहीं करेंगे, इसका आदेश आज हाईकोर्ट के जज ने कह दिया, जो सिंगल जज थे एससी डिगे साहब। तो जस्टिस एससी डिगे ने कहा कि दरअसल शिकायतकर्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिस पर एफआईआर दर्ज हो रही है उसने समय मांगा हाईकोर्ट से, समय एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं मांगा। लेकिन कहना है कि हमने सभी पक्षों को सुना और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायाधीश यानी स्पेशल जज जो एंटी करप्शन ब्यूरो के हैं, न्यायाधीश ने डिटेल्स में जाए बिना और आवेदकों को उनकी भूमिका बताए बिना आदेश पारित कर दिया। इसीलिए आदेश पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। यानी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, लेकिन उस एफआईआर के साथ 30 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट एंटी करप्शन ब्यूरो ने मांगी थी। तो क्या यह सवाल था कि जो स्टेटस रिपोर्ट आती, उस स्टेटस रिपोर्ट में शेयर बाजार का वो पूरा कच्चा चिट्ठा उभर कर सामने आ जाता, जिसमें पहली बार बीएसई और सेबी की भागीदारी, शेयर बाजार के भीतर मैनिपुलेशन का पूरा खेल, बड़े कॉरपोरेट के ऊपर पैसा लगाने वाले पीएसयूज कंपनी को मिलने वाला निर्देश, और जिसको कंपनी को चाहिए उसको लिस्टेड करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको लिस्टेड नहीं करेंगे। यही आरोप दरअसल 1994 की लिस्टिंग की जो अनुमति दी गई थी, उस समय वह केल्स रिफाइनरीज लिमिटेड थी और इनके शेयरों में निवेश का था और 1994 में लिस्टिंग की अनुमति दी गई, लेकिन अगस्त 2017 में ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया, जो आज भी सस्पेंड है। सवाल उस एक केस को लेकर था, क्योंकि कभी भी अदालत के भीतर आपको एक ठोस केस बताना पड़ता है कि देखिए ये ठोस केस है और इसके आश्रय पूरा मैनिपुलेशन चल रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो को भी लगा बात तो सही है और इस केस में तो दम है, और इसी आश्रय इस दौर में 94 के बाद से होते होते अगर आप 2022, 23, 24, 25 तक आएंगे तो शेयर बाजार का ढहना और शेयर बाजार के मैनिपुलेशन और उसको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आरोपों को लगना, इसकी जांच तो होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की जाए और उस एफआईआर के आश्रय 30 दिनों में एक स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। स्टेटस रिपोर्ट जो मांगी जाती है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी जांच करते हैं और जांच करने के बाद कागजों का पुलिंदा विद सबूत लाकर सौंप देते हैं। अदालत, स्पेशल जज या स्पेशल कोर्ट उस पर कार्रवाई शुरू करता है। डर क्या यह था कि अगर वो स्टेटस रिपोर्ट निकल कर आ गई जो शेयर बाजार में हो रहा है, तो फिर वो एक के बाद एक फाइल खुलती चली जाएगी और सवाल इतनी दूर तक जाएगा कि इसके दायरे में हर कोई फंसता चला जाएगा। और चूंकि इस पूरे खेल में इतना पैसा फंसा हुआ है और शेयर बाजार का नेटवर्थ इतना नीचे इस दौर में आ गया है, जो पिछले 5-6 महीनों में आ गया है, तो क्या इस दौर की परिस्थिति भी सामने आ जाएगी? यह सवाल तो है। तो इसीलिए जो माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की चेयरमैन और उसके साथ साथ मौजूदा वक्त में होल टाइम मेंबरान जो हैं, 3 मेंबर, कुल 6 मेंबर है, उसमें से 3 मेंबर
अश्वनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, ये होल टाइम मेंबर हैं। इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश था। और इसके बाद जो बीएसई के चेयरमैन हैं प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ हैं सुंदर रमन राममूर्ति, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का सवाल था। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती, ये काम कुछ भी नहीं कर सकते थे। माधवीपुरी बुश तो रिटायर हो गए, उसके बाद एक नए आईएएस की नियुक्ति हो गई है जो तुहिनकांत पांडे साहब हैं, सरकार ने नियुक्ति की है। सवाल उसके ठीक पहले का है जो 28 फरवरी तक हो रहा था, और वो कड़ी दर कड़ी शेयर बाजार में कम से कम हर कड़ी हर फैसले के साथ जुड़ती चली जाती है। और यह केतन मेहता के कांड में भी नजर आया था कि कैसे कड़ियां जुड़ती और कैसे घपले घोटाले एक लंबी प्रक्रिया के तहत होते हैं। तो क्या सब पर पर्दा डालने में अब हाईकोर्ट ने सब कुछ पर्दे पर डाल दिया? और इस पर्दे के आश्रय हमें लगता है दो तस्वीर एक साथ देखिए, तब आपके जहन में यह सवाल आएगा कि एक तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो, एक तरफ हाईकोर्ट, मुंबई का हाईकोर्ट। एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट को भी उसी तर्ज पर मान्यता है जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें डिफाइन करनी होती है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या वाकई अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चला जाए और बोले कि देखिए जनाब ऐसा हो रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो सेबी कांड को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कई नेताओं ने अर्जी लगाई थी, विसिल ब्लोअर्स ने अर्जी लगाई, पीआईएल दाखिल हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, सेबी एक नियामक संस्था, उसको काम करने देना चाहिए। तो अगला सवाल है, क्या वाकई इस तेजी के साथ हाईकोर्ट की यह रवानगी क्या बतलाती है? तो हमें लगता है पहले फैक्ट्स पर आ जाइए, क्योंकि शिकायतकर्ता के 3 तर्क थे। सेबी अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों में पूरे तरीके से विफल रहे, बाजार में हेराफेरी करने दी गई, उससे निवेशकों को नुकसान हुआ, जो इस दौर में भी करोड़ों निवेशकों को नुकसान हो रहा है, और सेबी अधिकारियों के ऊपर आरोप इससे पहले हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद लगी थी, वह भी लग गई। तीसरा तर्क था नियमों को पूरा करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति दी और फिर सस्पेंड किया गया। ये सारी चीजें कैसे संभव हो सकती है? नियम कायदे हैं, लेकिन यह करप्शन का हिस्सा हो गया जब आप इस तरीके से मूव करते हैं। इसीलिए इस दायरे में बीएसई के चेयरमैन को भी लाया गया। अब आप सोचिए कौन सा काउंटर तर्क था जिसके बाद बंबई हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि बुच और तीनों होल टाइम मेंबर्स जो थे 94 में उस पद पर नहीं थे जिस पद पर अभी है। क्या समझे? ये 94 का किस्सा है जो आते आते 2017 तक आता है, और 2017 के दौर में और उसके बाद की पूरी प्रक्रिया में यही कांड अगर चलते रहा है तो फिर हाईकोर्ट को यह अच्छा लग गया, अरे उस समय तो ये लोग कोई और काम करते थे, इनका नाम कैसे दिया जा सकता? यानी मौजूदा वक्त को उन्होंने एक झटके में कहा नहीं नहीं, इसको शामिल मत कीजिए। दूसरे तर्क दिया गया अदालत ने कि अदालत ने सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का मौका नहीं दिया, यानी स्पेशल कोर्ट ने फैक्ट्स रखने का मौका नहीं दिया और आरोप पारित कर दिया। यह तो वकील कह रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल जज ये नहीं कह रहे हैं, या वो अदालत नहीं कह रही है कि हमने मौका नहीं दिया। कोई भी फैक्ट्स जब आते हैं तो उसके बाद काउंटर पूछा ही जाता है कि आप पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। यह बड़ी सामान्य सी बात है, और उन आरोपों को लगाने के लिए जो सबूत दिए जाते हैं वो अगर सही नहीं लगते हैं तो होता है अगला सवाल, या वो सबूत दिए ही नहीं जाते हैं तो दिए ही नहीं गए, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होगी आप पर? आपको से मांगा जा रहा है, सबूत आप दे नहीं रहे हैं, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल जो हाईकोर्ट को अच्छा लगा, उसमें कहा गया कि आवेदक आदतनवादी है, और पिछले आवेदकों को भी अदालत ने खारिज कर दिया। जानकर आपको हैरत होगी, जो शख्स याचिका लेकर पहुंचा वो इस देश के कानूनी कार्रवाई करने वाले संस्थान, आर्थिक अपराध रोकने वाले संस्थानों के दरवाजे पर भी गया,
पुलिस थाने में गया, सीबीआई के पास गया, ईडी के पास गया, कोई कार्रवाई नहीं। और सेबी का दरवाजा भी खटखटाया, बीएसई के चेयरमैन से भी मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एंटी करप्शन ब्यूरो को लगा कार्रवाई अब करनी चाहिए और एक रिपोर्ट 30 दिन की मंगा लेनी चाहिए। अब आखिरी सवाल इस पूरे केस को लेकर आपके जहन में ये जरूर होगा, इतनी भी हड़बड़ी क्या थी? एक दिन फैसला, दूसरे दिन एफआईआर दर्ज के आदेश, तीसरे दिन हाईकोर्ट का दरवाजा, चौथे दिन फैसला। इतनी फास्ट रवानगी भारत की अदालत में जी नहीं। वो पूरी फाइल अगर खुल जाए, शेयर बाजार के भीतर के जो मैनिपुलेशंस होते हैं, अगर वो फाइल खुल जाए तो क्या स्थिति हो सकती है, ये शायद एक बताने की प्रक्रिया है जिसको रोक दिया गया। हमने इसीलिए शुरू में कहा, सरकार को किस बात का डर है, सरकार किस बात से घबराती है? जनता ने चुना है, आप मजे लीजिए, सत्ता में सही तरीके से काम कीजिए, संविधान को मानिए। संविधान ने जो पावर हर इंस्टीट्यूशंस को दिया, उस इंस्टीट्यूशन को वो ताकत दीजिए जिससे वो ईमानदारी के साथ काम कर सके। तो अब एंटी करप्शन ब्यूरो की पूरी रिपोर्ट और एंटी करप्शन ब्यूरो को लेकर हाईकोर्ट के फैसले, इसको हमारी टीम ने तमाम फैक्ट्स के साथ जब निकाला तो ऐसा कोई केस मिला ही नहीं जिसमें स्पेशल जज हाई जो फैसला दे रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए और एफआईआर पर लगाने पर भी रोक, ऐसा कोई फैसला आज तक हुआ ही नहीं था। यह पहली बार खेल हो गया। इतनी तेजी, इतनी रवानगी, तो डर किसे है? डरता कौन है? कौन कहां से फोन कर दे, कौन कहां से निर्देश दे दे, या सब कुछ एक हवा में अनुगूंज है? और हवा की गूंज हर संस्थान के भीतर कैसे गूंजती है, इसीलिए उस शेयर बाजार से निकलकर जैसे ही आप इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर पहुंचिएगा तो आपको जानकर इसमें हैरत होगी, वहां मैनिपुलेशन हो रहा था शेयर बाजार में, तो यहां मैनिपुलेटिंग होते हैं वोटर। इसके आरोप कौन लगा रहा है? कांग्रेस ने आज 1.5 पन्ने का लेटर दे डाला। इसकी एवज में इलेक्शन कमीशन ने 2 पन्ने का नया लेटर निकाला और कहा कि देखिए, अब हम एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में सभी सीईओ, सभी डीईओ, सभी ईआरओ, सभी बीएलओ, यानी हर लेवल के जो अधिकारी इलेक्शन को सक्षम बनाते हैं, उनको लेकर बातचीत करेंगे। और उन्हें अब देश भर में यह निर्देश दिया गया है कि आप जाइए इलेक्टोरल रोल पर बातचीत कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल नेताओं से, इलेक्शन के कंडक्ट कैसे होना चाहिए इस पर बातचीत कीजिए, सुपरवाइजर कैसे काम करे, सुपरवाइजरी कैसी होनी चाहिए इस पर बातचीत कीजिए, इन्फोर्समेंट कैसे हो इस पर बातचीत कीजिए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के साथ मिलिए और बातचीत कीजिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने 2 दिन का दिल्ली में सेमिनार बुलाया और देश भर में जारी कर दिया, देखिए हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम पारदर्शी हैं। तो यह पर्चा उन्होंने जारी किया। दरअसल यह पर्चा जो आपने देखा, यह कांग्रेस के उस पर्चे के समानांतर है जो कांग्रेस की तरफ से यह कहकर पर्चा दिया गया कि आप वोटरों का जो मैनिपुलेशन होता है वो इतनी बड़ी तादाद में करते हैं और फैक्ट के साथ, कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ, नंबर ऑफ वोटर के साथ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के नेता एलओपी जो हैं, उन्होंने बकायदा फैक्ट्स एंड फिगर रखे थे। उनके साथ शिवसेना और एनसीपी की नेता भी मौजूद थी। सबने मिलकर फैक्ट्स रखे थे और ये गड़बड़ियां हैं। तो उन्होंने 1.5 पन्ने का एक नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इसके ठीक समानांतर, याद कीजिए, जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो हर दिन केजरीवाल सामने आते थे और बोलते थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हो गया। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उनकी अपनी थी, पिछली बार वहां जो वोटर थे वो तकरीबन 1,35,000 थे, इस बार घटकर 1,05,000 के लगभग आ गए वो, यानी 1.5 लाख से घटकर लगभग 1 लाख पे वो आ गए औसतन। अगर इस रूप में देखिए तो चुनाव हार गए। अब टीएमसी कह रही है यह भी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चीजों को करते हैं। तो सवाल पहली बार यह उठा कि अब वाकई इस दौर में जो भी पहरुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अलग अलग संस्थानों को संभालने और काम करने वाले, वो सब हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं और नए तिरे से चीजों को मथा जा रहा है। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता जहां पर होती है, उसे ये डर लगने लगता है कि अब तो गद्दी गई।
और गद्दी गई का मतलब यह होता है कि इस देश के सिस्टम पर अब किसी को भरोसा ही नहीं रहा। तो कांग्रेस के 1.5 पन्ने का पर्चा और उसके तुरंत बाद टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद का यह बयान। कानून है हमारे देश के अंदर। वैसे तो कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन यहाँ तो अंधेरगर्दी मची हुई है। जिस प्रकार की परिस्थिति इन्होंने बनाई, कल झूठ बोला, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा फ्रॉड है। जिस प्रकार से ईडी फ्रॉड है, सीबीआई फ्रॉड है, उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉड है। अब देख लीजिए चैप्टर 9 देखिए, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसके अंदर स्पेसिफिक ही लिखा हुआ है कि एपिक नंबर आपका स्पेसिफिक नंबर है, वो किसी और को दिया नहीं जा सकता। अल्फा न्यूमेरिक है, वो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। आपके मरने के साथ वो कार्ड एपिक नंबर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मानते नहीं। आज डुप्लीकेसी हो रही है। जहां से भारतीय जनता पार्टी के सरकारें हैं, वहां से लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, और यह बिना इलेक्शन कमीशन के सहमति के और उनके अधिकारियों के बिना सहमति के काम नहीं हो सकता। जाहिर है गुस्सा किसी में भी आएगा जब यह पता चलेगा कि करप्शन है, करप्शन के साथ लोकतंत्र हड़पने की सोच है, और इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही नुकसान पहुंचाने की दिशा में इस देश में चुनाव आयोग ही बढ़ चुका है। यह सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वोटर का एक नंबर होता है। वो नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, यानी जो आपके वोटर का नंबर है वो मेरे वोटर का नंबर नहीं हो सकता, मेरा अलग होगा, और मेरा नंबर अलग होगा तो वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। यानी इस देश में हर वोटर का एक नंबर होता है। दिल्ली के भीतर मैनिपुलेशन हो रहा था वोटरों के नाम को लेकर, नए नाम जोड़ने को लेकर, और बंगाल के भीतर यह निकलकर दरअसल आ गया कि नंबर तक डुप्लीकेट है और एक नंबर के आधार पर 20,000 25,000 नए वोटरों का जुड़ाव है। तो फिर बचा क्या? यानी इस देश के भीतर में वो पूरी प्रक्रिया जिसमें आपको महसूस होता होगा कि अच्छा ये सत्ता एंटी करप्शन ब्यूरो को काम करने नहीं देगी, इस सत्ता को बदलना है। अच्छा ये सत्ता ईडी को अपना तोता बना लेगी, इस सत्ता को बदलना है। अच्छा ये मैना बना लेगी जो सीबीआई काम करती थी, इसको भी बदलना है। यानी इस देश के भीतर करप्शन फैला दिया गया, बदल देना है। अच्छा ये सरकार तानाशाह हो गई, बदल डालेंगे। अच्छा ये सरकार हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करती है। अच्छा ये सरकार लोगों को असमानता के खाई में ढकेल चुकी है। अच्छा ये सरकार शेयर बाजार के मैनिपुलेशन में जारी रहती है। तो फिर क्या होगा? बदलेंगे कैसे? चुनाव की एक पूरी प्रक्रिया है। उस चुनाव में जनता को ही वोट देना है, और वोट देने में अगर एक पैरेलल में एक दूसरी जनता आकर खड़ी कर दी जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? दरअसल भारत के भीतर पहली बार मुश्किल हालात शायद इसीलिए लोकतंत्र के साथ साथ भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ गए हैं, क्योंकि इससे पहले इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ा करती थी। एक ऐसी प्रक्रिया आकर खड़ी हुई जिसमें इस देश के भीतर एक लकीर खींची और इस पार और उस पार के लोग लड़ने लग गए, और इसीलिए जो नए वोटर तब्दील निकल कर आते हैं वो किसी दूसरी जगह से लाकर नए वोटर की शक्ल में खड़े हो जाते हैं। कल तक वो रैलियों में नजर आते थे, अब वोट देते हुए भी नजर आ सकते हैं। यही आरोप बंगाल में टीएमसी लगा रही है, ऐसा ही आरोप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लगाया, यही आरोप महाराष्ट्र के भीतर में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की उसने लगाया, यही आरोप कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में लगाया गया। यानी बचा क्या? तो आखिरी सवाल क्या कहा जाए? न्याय की गुहार तो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर जाकर भी लगाई गई, और चाहे इलेक्शन कमीशन का सवाल हो, चाहे ईडी का सवाल हो, चाहे सीबीआई का सवाल हो, और चाहे मौजूदा वक्त में एंटी करप्शन ब्यूरो का ही सवाल क्यों ना हो, और इसके साथ इलेक्शन कमीशन की परिस्थितियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ईडी को भी खुले तौर पर क्लीन चिट दे डाली। तो फिर बचा क्या? जब कुछ नहीं बचा तो उसके बाद क्या हमें और आपको आश्चर्यचकित होना चाहिए कि अच्छा एंटी करप्शन ब्यूरो महाराष्ट्र में स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज का फैसला एक झटके में हाई कोर्ट रोक लगा देता है?
इलेक्शन कमीशन के भीतर की गड़बड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट चुप्पी थाम लेता है। वोटर लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता है। बचा क्या? बची है वो डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी के आसरे इस देश के भीतर एक तरफ कल पॉलिटिकल पार्टी थी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी थी और लोग चुनने की दिशा में जो पसंद आता था चुन लेते थे। अब लोग के भीतर बीच में ही एक पॉलिटिकल लकीर खिंच गई। अब क्या होगा? तय होगा कि आप किधर खड़े हैं, या तय होगा कि डेमोक्रेसी इसी का नाम है, या तय होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता ने सरकार को चुन लिया और सरकार मनमाफी कर सकती है। यही बात तो देश के कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू ने कही थी, चुनाव हम लड़ते हैं। इस देश के जज पद से रिटायर होने वाले कोई ऐसा वैसा काम नहीं करें, और एक लिहाज से धमकी दी गई थी। तो फिर लोकतंत्र क्या धमकी के आसरे चलता है? फैसलों पर चलता है? यह सोचने के सवाल हैं। यह कोई फैसला सुनाने का वक्त नहीं है, सिवाय इसके जो जिस जगह, जिस पद पर, जिस संस्थान के साथ काम कर रहा है, क्या वो वहां पर काम कर सकता है, या सत्ता अनुकूल होगा तभी काम कर सकता है। शायद मौजूदा वक्त की हकीकत यही हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।